नमस्कार, वंदे मातरम। कमल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों का जो सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है मुझे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सहयोग और सपोर्ट हमें करते रहें। हम हमारी क्लासों में क्लास 12 राजनीति विज्ञान की चर्चा कर रहे थे और क्लास 12 राजनीति विज्ञान में हमने समकालीन विश्व राजनीति को शुरू किया। समकालीन विश्व राजनीति में अंतिम 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ और आज हम शुरुआत करेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर के घंटे भर का आप समय मेरे को दे दीजिए। पूरी कोशिश करूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएं वो इसी से आए। तो जितना समय इसके अंदर लगे आप इसको समझने का प्रयास करें। एक और बात, अगर क्लासों के संबंध में कोई समस्या और आपके सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आमंत्रित है। मैं कोशिश करूंगा क्लासों को आपके अनुरूप परिवर्तित करने की। आइए हम शुरू करते हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखें, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्योंकि शीत युद्ध के संपूर्ण दौर के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियाँ थी और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत खड़ी थी, तब तक पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। लेकिन दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का दौर था वो भी समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर महान शक्तिशाली के रूप में कहें या महाशक्तिशाली के रूप में कहें, एक ही देश बचा, वो बचा अमेरिका। और इस अध्याय के अंदर हम यही चर्चा करने वाले कि अमेरिका की शक्ति है, उसकी शक्ति के क्षेत्र क्या है, अमेरिका की शक्ति से निपटा किस प्रकार जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका ने एक शक्तिशाली देश के रूप में शुरुआत व्यवहार करना शुरू कब किया। अपन इस पूरे अध्याय को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक भाग के अंदर हम लेंगे अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत और एक भाग के अंदर लेंगे अपनी अमेरिकी वर्चस्व को अर्थ। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत को अपन बाद में लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व है, वर्चस्व का अर्थ क्या है, अमेरिकी वर्चस्व के जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वर्चस्व के क्षेत्रों के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो पहला बात आता है वर्चस्व। वर्चस्व को अंग्रेजी में कहा जाता है हेगेमनी। और ये वर्चस्व शब्द के अर्थ को देखा जाए, जब संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसके दबदबे में हो, किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो या ताकत का केंद्र बिंदु एक ही हो, तो इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो शब्द होता है वर्चस्व। अपन देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र शक्ति बचा शेष और विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी अमेरिका के नियंत्रण में थी और अब अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था। यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर जो केंद्र का बिंदु बचा वो सिर्फ कौन बचा, अमेरिका बचा। इसलिए यहाँ पर जो वर्चस्व शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो हेगेमनी शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अमेरिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर हम वर्चस्व हेगेमनी शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखना चाहें तो ये हेगेमनी शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है किसी एक राज्य का नेतृत्व या एक राज्य का प्रभुत्व। इस शब्द का मूल रूप से जो प्रयोग हुआ वो यूनान के एक राज्य एथेंस के लिए हुआ है। प्राचीन यूनान के अंदर आपने राजनीति विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा, आपने प्लेटो और अरस्तु को पढ़ा है तो आपने एथेंस को जरूर पढ़ा होगा। यूनान के 2 नगर राज्य थे, एक एथेंस और एक स्पार्टा। दोनों महान शक्तिशाली थे और दोनों के मध्य अक्सर संघर्ष रहा करता था और इसके अंदर जो प्रबलता थी वो एथेंस की ली।
तो ये जो सबसे पहले वर्चस्व या हेगेमनी शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, ये यूनान के एक राज्य एथेंस की प्रबलता को, उसके प्रभुत्व को दिखाने के लिए सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है। यानी वर्चस्व शब्द, हेगेमनी शब्द सबसे पहले किस राज्य के लिए प्रयुक्त हुआ था? यूनान के एथेंस राज्य के लिए हुआ था। और ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। अभी वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर ये जो हेगेमनी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? वो अमेरिका के लिए प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि यूनान के अंदर जो स्थिति एथेंस की थी, एथेंस का जो प्रभुत्व था, उसी तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का उसी तरीके से प्रभुत्व है। और इसलिए ये वर्तमान में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अमेरिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब अमेरिकी वर्चस्व के क्षेत्रों को देखते हैं। अमेरिका की जो ताकत है, जो शक्ति है, उस शक्ति के क्षेत्र कौन कौन से, यानी अमेरिका किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? अमेरिकी वर्चस्व के क्षेत्रों को हमने 4 भागों में बांटा। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व, यानी अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो सैन्य क्षमता कितनी मजबूत है। दूसरी, ढांचागत ताकत के रूप में वर्चस्व। ढांचागत ताकत का मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उन पर ये अपना नियंत्रण किस प्रकार रख रहा है। आर्थिक शक्ति के रूप में वर्चस्व। आर्थिक शक्ति के रूप में वर्चस्व का मतलब है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो कितनी शक्तिशाली है। अपन ये जानते हैं कि किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी तो ही वो देश शक्तिशाली होगा। जैसे भारत की शक्ति की वजह भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी वजह से ये शक्तिशाली है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अमेरिका की आर्थिक ताकत कितनी है। और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में, यानी अमेरिका, सांस्कृतिक का मतलब लोगों में सहमति गढ़ने की क्षमता, यानी वो दूसरी संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित करता है और किस तरीके से वो दूसरी संस्कृति पर अपना प्रभाव डालता है, अपने अनुरूप उस संस्कृति में परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन सा? सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व, ढांचागत ताकत के रूप में वर्चस्व, आर्थिक शक्ति के रूप में वर्चस्व और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में वर्चस्व। सवाल इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि अमेरिकी वर्चस्व को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। हालांकि हमारी किताब ने ढांचागत ताकत और आर्थिक शक्ति को एक साथ में दिया है, लेकिन कई बार ऐसा मैंने परीक्षाओं में भी देखा कि आर्थिक शक्ति को अलग पूछ लेते हैं। हालांकि किताब के अंदर आर्थिक शक्ति शब्द है वो अलग हेडिंग के रूप में नहीं लिखा, सीधा ढांचागत ताकत के रूप में लिख दिया। मैंने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांट लिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ से प्रत्येक क्षेत्र का एक सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है कि आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को समझाइए, सैन्य शक्ति के रूप में, ढांचागत ताकत के रूप में या सांस्कृतिक, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो हमने प्रत्येक क्षेत्र को एक अलग क्वेश्चन के रूप में लिया है। अब हम पहले देखेंगे अमेरिका की सैन्य क्षमता के बारे में, यानी सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी कितना शक्तिशाली है। अमेरिकी ताकत की रीढ़ का मतलब है उसकी मूल जड़। अमेरिका ताकत की रीढ़ उसकी सैन्य शक्ति है, यानी अमेरिका विश्व के दूसरे देशों पर नियंत्रण या कार्यवाही जिसको भी अंजाम दे रहा है, अमेरिका की शक्ति का जो मूल बिंदु है वो है उसकी सैन्य क्षमता, और जिसके बल पर वो विश्व में कहीं पर भी निशाना साध सकता है, यानी विश्व में कहीं पर भी वो कार्यवाही कर सकता है। आपने प्रथम खाड़ी युद्ध को याद होगा, हम आगे इस अध्याय के अंदर प्रथम खाड़ी युद्ध की चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से इराक में जाकर के सैन्य कार्यवाही को अंजाम दे देता है, तो उसकी सैन्य शक्ति का ही एक परिणाम है। आप ये भी देख सकते हैं कि 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद से, पाकिस्तान के अंदर घुस के वहाँ के एक शहर एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को उठा करके ले गया। तो ये अमेरिकी सैन्य ताकत का ही परिणाम है, पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। तो उसकी ताकत का ही परिणाम है जिसके बल पर वो विश्व के में कहीं पर भी निशाना साध सकता है और विश्व के किसी भी देश में वो अपनी कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। दूसरी बात, उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी जिसकी
कोई देश बराबरी नहीं कर सकता। उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास जो सैन्य टेक्नोलॉजी है, ये सैन्य तकनीकी विश्व के किसी अन्य देश के पास नहीं है। जब वो पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को लेके गया तो उसके जो विमान थे वो किसी राडार की पकड़ में भी नहीं आए। ये उसकी उन्नत सैन्य तकनीकी का, उन्नत टेक्नोलॉजी का परिणाम ही है कि वो विश्व में कहीं पर भी अपनी कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। तीसरी बात, अपना बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान व प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। अमेरिका अपने बजट का अधिकांश हिस्सा किस पर? रक्षा अनुसंधान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। अगर विवरण के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका अपने नीचे के जितने 12 देश खर्च करते हैं, उन 12 देशों के बराबर अमेरिका अकेला खर्च करता है। यानी अगर हमारी किताब की बात करें तो अमेरिका प्रति वर्ष अपने सेना पर 455.9 अरब डॉलर खर्च करता है। यानी वो अपनी सिर्फ और सैन्य व्यय है उसका 455.9 अरब डॉलर। अगर इसके नीचे बात करें तो दूसरा देश आता है सैन्य व्यय के मामले में चीन। तीसरे देश की बात करते हैं तो सैन्य व्यय के मामले में आता है रूस। चौथे देश की बात करते हैं तो फ्रांस, फिर ब्रिटेन, फिर जर्मनी, जापान और इटली। इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपना जो व्यय करता है वो करता है अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता पर। यानी अपने नीचे के जितने 12 देश कुल मिलाकर के खर्च करते हैं उतना अमेरिका अकेला अपना सैन्य व्यय करता है। अगली बात, अगर हम बात करते हैं अमेरिकी सैन्य क्षमता की, हमने कहा कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पास उन्नत तकनीकी है और इस तकनीकी और क्षमता के बल पर वो विश्व में कहीं भी निशाना साध सकता है, कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कमजोरी उसकी सिर्फ इस बात में जाहिर हुई है कि वो अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया है। यानी अमेरिका ने जहाँ पर कब्जा कर रखा है, जिन क्षेत्रों को अपने अधिकृत कर रखा है, वहाँ पर वो शांति व्यवस्था, वहाँ पर वो कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया है। बाकी बहुत ही ज़्यादा ये शक्तिशाली है। और इसके संबंध हमारी किताब ने एग्जाम्पल दिया, जैसे आयशा की टांग। आयशा इराक की राजधानी बगदाद में रहती है और एक स्कूली छात्रा है, बहुत ही प्रतिभावान छात्रा है और ये पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने 2003 में जब इराक पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण के अंदर आयशा की एक टांग चली गई। अब वो धीरे धीरे वापस चलना फिरना सीख रही है और उसका सपना आज भी डॉक्टर बनने का है। लेकिन डॉक्टर बनना तब भी संभव हो सकता है कि जब वहाँ से सेना छोड़ करके वापस चली जाए, इराक को छोड़ करके वापस चली जाए। वहीं तो अगर जहाँ पर हम बात करते हैं अधिकृत क्षेत्रों की, आयशा की हिम्मत को अमेरिका नहीं तोड़ पाया। यानी वहाँ पर जो व्यवस्था है उसको अमेरिका अपने अधिकृत क्षेत्रों में अमेरिका वो व्यवस्था कायम नहीं कर पाया है। बाकी अमेरिका को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। अगली बात करते हैं अमेरिका के रक्षा कमानों की, कि उसने रक्षा कमान का मतलब कोई भी देश अपनी रक्षा की दृष्टि से, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में पूरे क्षेत्रों को बांटता है और वहाँ पर एक कमान स्थापित करता है जिसका एक कमांडर होता है और वहाँ पर वो सुरक्षा का काम करता है। तो अमेरिका की जो सैन्य कमानें हैं, अगर सैन्य कमानों की बात करें तो अमेरिका की कुल 5 सैन्य कमानें हैं। कितनी सैन्य कमानें हैं? 5 सैन्य कमानें, और ये पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। इसकी प्रथम जो कमान है वो अमेरिका की उत्तरी कमान है, उत्तरी अमेरिकी कमान है, जो उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा की कार्यवाही कर रही है। दूसरी है दक्षिणी कमान, जो दक्षिणी अमेरिका की सुरक्षा की बात कर रही है। तीसरी है यूरोपीय कमान, जो यूरोप के अंदर सुरक्षा का काम कर रही है। चौथी कमान है वो केंद्रीय कमान है, विश्व के मध्य में स्थित है। और अंतिम जो कमान है दक्षिण की ओर पैसिफिक कमान। ये 5 कमानें हमें ये बताती है कि अमेरिका
सुरक्षा की दृष्टि से और सैन्य क्षमता की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली देश है और इसको चुनौती देने वाला या इसके बराबर पहुंचने वाला कोई भी देश नहीं है। तो इन अर्थों में हम देख सकते हैं कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो अद्भुत है और इसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं है। दूसरी अमेरिकी शक्ति का क्षेत्र लिया था हमने ढांचागत ताकत के रूप में वर्चस्व। अब यहाँ पर मैंने ढांचागत ताकत और आर्थिक शक्ति को अलग अलग बांटा है। ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी मर्जी से चलाने वाला देश जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए रखता है और बरकरार रखे तथा अपने कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा रखे। यानी अमेरिका इस तरीके से विश्व के अंदर जो वह चाहता है उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाए रखता है, उसी के अनुरूप चीज़ें उपलब्ध करवाता है और उसी के अनुरूप कानून और कायदे लागू करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे इंटरनेट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमेरिका अपनी पकड़ रखे हुए है। सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? वे वस्तुएं हैं जिनका कोई एक प्रयोग करे तो दूसरे की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आए, उपलब्धता में कोई कमी नहीं पड़े, उनको हम सार्वजनिक वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे स्वच्छ वायु, सड़क, समुद्री व्यापार मार्ग। अगर हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, ब्रिटेन की शक्ति की मूल जो बात थी वो थी समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन और कम्युनिकेशन, SLOCS कहा जा सकता है इसको। तो ये समुद्री व्यापार मार्गों पर जिस तरीके से ब्रिटेन का कब्जा था उसी तरीके से वर्तमान के अंदर समुद्री व्यापार मार्गों पर किसका कब्जा है? अमेरिका का कब्जा है। तो वहीं से गुजरने वाले वाहनों से वो टैक्स वसूलता है और अपनी जो व्यवस्था है वो बनाए रखता है। अगली बात है इंटरनेट। 1950 के अंदर अमेरिका ने अमेरिकी रक्षा अनुसंधान परियोजना शुरू की गई और इस परियोजना का परिणाम था इंटरनेट। इंटरनेट उपग्रह से चलती है और जिसमें अधिकांश जो उपग्रह है वो किसके हैं? अधिकांश उपग्रह है वो अमेरिका के हैं और अमेरिका के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो ये वह सार्वजनिक वस्तुएं हैं जिन पर अमेरिका का नियंत्रण है। तो हम देख सकते हैं कि वो ढांचागत ताकत के रूप में भी अमेरिका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अमेरिकी शक्ति के तीसरे क्षेत्र को लेते हैं हम आर्थिक शक्ति के रूप में। अगर हम विश्व के अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो आज विश्व की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अमेरिकी जो तकनीकी है, अमेरिकी प्रौद्योगिकी है वो विद्यमान है। अगर विश्व के किसी भी देश में तीन हम अग्रणी यानी तीन सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की बात करें तो उसमें से एक कंपनी है वो किसकी है? अमेरिका की है। अगर हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर अमेरिका अकेले की कितनी भागीदारी है? 28% अमेरिका अकेले की भागीदारी है। अगर यूरोपीय संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो सिर्फ 22% ही है। अगर अकेले जापान देश की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्था में जापान का मात्र 10% भाग है। अगर हम चीन और ब्रिटेन की बात करें तो 5%, और अगर हम भारत और रूस की बात करें तो मात्र 2% ही विश्व की अर्थव्यवस्था में इन देशों का योगदान है। ये GDP के आधार पर है। तो अगर हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की है। अगली बात देखते हैं हम वैश्विक आर्थिक संस्थाओं की, जिसके अंदर अपन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे आर्थिक संगठनों की बात करते हैं। तो ये आर्थिक संगठन भी किसके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं? अमेरिका के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ब्रेटन वुड प्रणाली अपनाई, उस ब्रेटन वुड प्रणाली की बातें आज भी लागू है और उसके नियम आज भी स्वीकार किए जा सकते हैं। अगर आर्थिक ताकत और ढांचागत ताकत के रूप में देखा जाए तो अमेरिका
MBA जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत जो की गई, ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत अपने आप में अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाती है। MBA का मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है। अमेरिका का शुद्ध रूप से मानना ये है कि ये जो व्यवसाय है ये कौशल है, काम करने का तरीका एक कौशल है और इस कौशल को विश्वविद्यालयों में अर्जित किया जा सकता है और अर्जित करके व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ा सकता है और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। और इसलिए अमेरिका ने MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पाठ्यक्रमों की है वो शुरुआत की। और विश्व का प्रथम जो बिजनेस स्कूल खुला, ये प्रथम विश्व बिजनेस स्कूल भी कहाँ पर खुला? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर पेंसिल्वेनिया के अंदर 1881 में विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला और इस स्कूल का नाम था वार्टन स्कूल। स्कूल का नाम था वार्टन स्कूल। 1881 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये खुला था और ये विश्व का प्रथम स्कूल माना जाता है। यहीं से 19वीं सदी के सन 1900 के समथिंग MBA जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत होती है। जैसे हमारे किताब की शुरुआत की चर्चा के अंदर जाबू की MBA डिग्री के बारे में बात की थी। जाबू दक्षिण अफ्रीका के एक शहर डरबन का रहने वाला प्रतिभावान चित्रकार है और उसकी जो चित्रकारी है उस चित्रकारी पर परंपरागत चित्रकारी का प्रभाव है और वो बड़ा होकर के एक चित्रकारी स्कूल खोलना चाहता है, एक कला विद्यालय खोलना चाहता है और अपना स्टूडियो बनाना चाहता है। लेकिन उसके पिताजी ये कहते हैं कि वर्तमान में जो व्यवसाय वो मंदा चल रहा है और इसलिए जाबू है वो उसके व्यवसाय में सहयोग करे और MBA की पढ़ाई करे। तो हम देख सकते हैं कि MBA जैसे पाठ्यक्रम किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका तक प्रभावित हो गए, यानी वो आर्थिक शक्ति के रूप में भी अमेरिका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अब देखते हैं हम सांस्कृतिक बढ़त के रूप में। सांस्कृतिक बढ़त के रूप में वर्चस्व का मतलब है सहमति गढ़ने की ताकत, यानी यहाँ पर कोई भी देश होता है वो देश विचारधारा के धरातल पर, किसके धरातल पर? विचारधारा के धरातल पर कोई देश दबदबा बनाता है और दूसरे कमजोर देशों को अपने मन माफिक तरीके से प्रभावित करता है। तो अपन देखते हैं कि जैसे सांस्कृतिक धरातल पर यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं, दूसरे देश को सहमत कर लेता है वो विचारधारा के धरातल पर, यानी दूसरे देश पर वो इस तरीके से प्रभाव डालता है कि वो देश अपने मन माफिक अपने अनुसार वो देश व्यवहार करना शुरू कर जाता है। जैसे अच्छे जीवन के सपने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा, ये सारी बातें अमेरिका में 20वीं सदी के अंदर विद्यमान थी, जो आज के अधिकांश युवाओं के अंदर अच्छे जीवन के सपने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो धारणाएं हैं वो आम हो चुकी है। ये 20वीं सदी के अंदर भी प्रसिद्ध थी। अगली बात, अमेरिकी संस्कृति लुभावनी है, इसी कारण ताकतवर है। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिकी संस्कृति लुभावनी है, प्रभावशाली है। हमारी किताब की शुरुआत के अंदर चर्चा हुई आंद्रे की कूल जीन्स की। पर्थ का रहने वाला एक व्यक्ति है आंद्रे और उसके माता पिता है वो अमेरिका के अंदर पर्थ के अंदर है, वो रूस से आकर के वहाँ पर रहने शुरू हुए हैं, यानी आप्रवासी है। और वहाँ पर जब वो चर्च के अंदर जाते हैं पूजा पाठ के लिए तो आंद्रे वो एक नीली कूल जीन्स पहन करके जाता है, लेकिन उसकी माँ है जो मना करती है कि ये जो जीन्स है वो चर्च के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आंद्रे उस समय कहता है कि ये तो आरामदायक है, बड़ी कूल जीन्स है और इसलिए मैं इसको पहन रहा हूँ। तो उस समय अमेरिका के अंदर जो नीली जीन्स थी वो आज़ादी का प्रतीक मानी जाती थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अमेरिका सैन्य शक्ति, ढांचागत ताकत, आर्थिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक धरातल पर भी अमेरिका है वो शक्तिशाली बने हुए हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली है, तो अमेरिका की इस शक्ति के रास्ते की चुनौतियां या अवरोध हो सकते हैं या नहीं। अगर हम किताब की बात करें तो हमारी किताब ने अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते की 3 अवरोधों की बात की है, जिनको हम अवरोध कह सकते हैं, जिनको हम चुनौतियां कह सकते हैं या जिनको हम रुकावटें
कह सकते हैं। एक थोड़ा सा ध्यान रखें, हमारी किताबों में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि जो पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिशन इस परीक्षाओं के अंदर, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, इसका ध्यान रखें। कि अमेरिकी वर्चस्व के अवरोध भी कह सकते हैं हम इसको, अमेरिकी वर्चस्व चुनौतियाँ कह सकते हैं, या अमेरिकी वर्चस्व की रुकावटें कह सकते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में 3 बड़े अवरोध हो सकते हैं, 3 रुकावटें हो सकती है। 3 जगह से अमेरिका को अगर चुनौती मिलती है तो मिल सकती है। प्रथम, अमेरिका स्वयं की बुनावट, यानी अमेरिका की शासन व्यवस्था की जो संरचना है वहाँ से अगर अमेरिका को चुनौती मिलती है तो मिल सकती है। यहाँ पर शासन के 3 अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण शक्तियाँ विभाजित है। और यहाँ पर कार्यपालिका अगर अमेरिका की बेलगाम शक्ति पर लगाम लगाना चाहे तो कार्यपालिका अमेरिका की इस शक्ति पर लगाम लगा सकती है। अमेरिकी वर्चस्व का दूसरा अवरोध हो सकता है अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, यानी अमेरिका का जो समाज है वो उन्मुक्त, एक स्वतंत्र समाज है। भले ही वहाँ का जो जनमत है, वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो जनसंचार के साधन है, वो उस जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश करे, लेकिन लोगों के अंदर अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति के उद्देश्य और तरीकों को लेकर के गहरा संदेह है। इसलिए दूसरी चुनौती अमेरिका की स्वयं की जनता से मिल सकती है। वहाँ का उन्मुक्त जो समाज है वो अमेरिका को चुनौती दे सकता है। तीसरी अमेरिका को चुनौती मिल सकती है नाटो से, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की ओर से अमेरिका को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकी ताकत पर लगाम ये संगठन लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा हित है वो इस संगठन से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है वो नाटो के माध्यम से ही अमेरिका की बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए नाटो अगर चाहे तो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इनके सिवाय अमेरिकी वर्चस्व के सीधे कोई रास्ते नहीं है, कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है या नहीं निपटा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है, अगर हम अमेरिकी वर्चस्व से निपटने की बात करें तो कोई अगर विश्व की एक वैश्विक सरकार होती, हमने लिखा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर वैश्विक सरकार पूरे विश्व की एक साझा सरकार नहीं होती तो कोई भी किसी देश पर सीधे शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रत्येक देश अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और संप्रभु देश है और इसलिए कोई भी उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसलिए किसी भी देश पर इतना आसानी से प्रतिबंध लगाया जाना संभव नहीं है। फिलहाल ये मान लेना चाहिए कि अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर हम बात करें भारत और चीन की, भारत और चीन दोनों मिल करके अगर चुनौती देना चाहे तो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन भारत और चीन इन दोनों में आपस में मतभेद होने के कारण ये न तो आपस में कभी मिलेंगे और न ही इसको चुनौती दी जा सकती है। कुछ विद्वानों ने अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के 2 रास्ते बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं, जिन्होंने उन्होंने पहला तरीका बताया है बैंडवैगन रणनीति। बैंडवैगन रणनीति का मतलब है ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना, यानी जो ताकतवर देश है उसके सामने जाकर के लड़ना नहीं, उससे भिड़ना नहीं, उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लेना और वर्चस्व को स्वीकार करते हुए अवसरों का फायदा उठाना, जिसको हम बैंडवैगन रणनीति या जैसी बहे बहार पीठ तैसी कीजिए
रणनीति के नाम से भी जान सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक बार ये यहाँ से सवाल पूछा गया था, बैंड वैगन रणनीति का अर्थ क्या है। और इस बैंड वैगन रणनीति को जैसी बहे बहार तैसी की पीठ तैसी कीजिए के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इन्होंने तरीका बताया अपने आप को छुपाने की नीति, यानी जो वर्चस्व वाला देश है, जो शक्तिशाली देश है, उस देश से यथासंभव दूर दूर रहना, उसके सामने भी नहीं जाना। तो ये दूसरी रणनीति छोटे देशों के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन बड़े देशों के लिए, क्योंकि बड़ा देश अपने आप को छुपा नहीं सकता, तो बड़े देशों के लिए ये रणनीति उपयुक्त नहीं है। इसमें हमारी एक और चर्चा हुई थी, बैंड वैगन ब्रेटन वुड प्रणाली है वो क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ब्रेटन वुड प्रणाली को अपनाया और इसके अंतर्गत उसने क्या किया, अपने विश्व व्यापार के लिए नियमों का निर्धारण किया, यानी विश्व के दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करना है, उन व्यापारों में कितना खुलापन और किस प्रकार के नियम होंगे, ये बात की ब्रेटन वुड प्रणाली के अंदर अमेरिका।